बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है कि सबसे पहले लाइंस के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, कितने तरीके की हमारी लाइन होती है। उसके बाद आईटीआई से जो लोग जुड़े हुए हैं, सेकेंड ईयर में पूछा जाता है इलिप्स बनाना या पैराबोला बनाना या स्केल्स खींचना। और तीसरी है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट एंगल में कौन सा व्यू कहाँ बनेगा, थर्ड एंगल में कौन सा व्यू कहाँ बनेगा। तो कुछ लोगों को आता है लेकिन कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादा लंबे समय तक अगर इसकी पढ़ाई नहीं करते हैं। तो डियर पार्टिसिपेंट्स, आज हम लोग सबसे पहले लाइंस के बारे में सीखेंगे कि कौन सी लाइन कहाँ पर खींचती है, क्या उसकी जरूरत है, वो दिखती किस तरीके से है और उसकी थिकनेस कितनी होती है। बहुत बार लाइन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं सबसे पहले लाइन से इसकी शुरुआत करता हूँ। आप सभी को आवाज क्लियर आ रही हो और मेरी वीडियो आ रही हो तो काइंडली एक मैसेज मुझे कर दें, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लाइंस के बारे में करते हैं। आ रही है लाइन है जिसको कंटिन्यूअस लाइन बोला जाता है। कोशिश करूंगा मैं नेक्स्ट टाइम व्हाइट बोर्ड मार्कर से इसको पढ़ाऊं, मार्कर बड़े बोर्ड पे। आज की क्लास थोड़ा सा बेसिक है इसलिए लेटर नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूं। पहले ये चीज आपको पढ़ा देता हूं, कितनी तरीके की हमारी लाइन होती है। आप लोग सुन लीजिए, समझने के लिए अभी मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगा। सबसे पहले एक होती है हमारी लाइन कंटिन्यूअस लाइन जिसको बोला जाता है। आप लोग कहीं अगर पेपर रखे तो लिख लीजिए, बाकी सभी को आता है। कंटिन्यूअस लाइन हमारी होती है सबसे मोटी लाइन, जो कि हमारे ड्राइंग शीट पे सबसे थिक होती है, जिसकी थिकनेस, एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या थिकनेस होती है उसकी, तो लगभग 0.5 से लेके 0.8 mm तक की उसकी थिकनेस होती है हमारी ऑब्जेक्ट लाइन की, जिसको आउटलाइन भी बोला जाता है या ऑब्जेक्ट लाइन भी बोला जाता है। ये HB पेंसिल से हम इसको बनाते हैं। ठीक है, दूसरी है हमारी डायमेंशन लाइन। आप सभी लोग जब लाइन का इस्तेमाल करते हैं तो डायमेंशनिंग भी करते हैं बीच में, तो उस लाइन को हम बोलते हैं डायमेंशन लाइन। इसकी थिकनेस होती है 0.3 mm के आसपास और हम इसको 2H पेंसिल से बनाते हैं। थोड़ा सा और क्लोज करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये हमारी 0.3 mm की होती है ये वाली लाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस लाइन की श्रेणी में आती है। और आप लोग केवल इसको सुनिए, अभी मैं फोटो दिखा दूंगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। बस थिकनेस के बारे में बता दूं, दो तरीके की लाइन हमारे कोर्स में है, कंटिन्यूअस लाइन और डिसकंटिन्यू। कंटिन्यूअस लाइन वो होती है जो लगातार बगैर पेंसिल को उठाए हुए हम लोग लाइन को खींचते हैं, वो कहलाती है हमारी कंटिन्यूअस लाइन। और अगर बीच में हमें पेंसिल को उठाना पड़ रहा है या कुछ गैप देना पड़ रहा है तो वो लाइन हमारी कहलाती है डिसकंटिन्यूअस लाइन। दूसरी चीज है, कुछ लाइनों के आगे आप अभी देखेंगे थिक लिखा हुआ है, कुछ लाइन के आगे थिन लिखा हुआ है। थिक मतलब अकॉर्डिंगली थोड़ी सी मोटी लाइन होगी और थिन मतलब थोड़ी सी पतली लाइन होगी। हम लोग 2-3 तरीके की पेंसिल इस्तेमाल करते हैं जब ITI या CITS लेवल पे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। तो HB पेंसिल आपको रखनी है, 2H पेंसिल रखनी है और H पेंसिल रखनी है। ये 3 पेंसिल रख के आप काम कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास एक ही पेंसिल है तो आपको बीच बीच में अपने हिसाब से उसको सेट करना पड़ेगा, यानी शार्प करना पड़ेगा अगर पतली पॉइंट खींचनी है, और थोड़ा सा उसका टिप ब्लंट करना पड़ेगा अगर मोटी लाइन खींचनी है। आप जब ड्राइंग की किताब में पढ़ेंगे तो आपको 15-20 तरीके की लाइनें दिखा देंगे, लेकिन हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं जितनी लाइनें हमारी जरूरी हैं। 8 से 10 लाइनें हमारी बेसिक हैं, वो जरूरी है, और कंपटीशन में या CITS CTS में भी वही चीज पूछी जाती है। तो शुरुआत करते हैं। कंटिन्यूअस लाइन हमारी ये वाली जो लाइन नंबर 1 पे लिखी है, ये HB लाइन से खींचेंगे हम, HB पेंसिल से, और पूरी ड्राइंग शीट में सबसे मोटी लाइन हमारी होगी। इसको ऑब्जेक्ट लाइन या आउटलाइन भी बोला जाता है। 0.5 mm से 0.8 mm तक इसकी थिकनेस होती है। कंटिन्यूअस थिक शब्द यूज किया, यानी ये मोटी रहेगी। दूसरी है हमारी, ये भी कंटिन्यूअस लाइन है मगर थिन है। इसमें हम जब किसी पार्ट्स की डायमेंशनिंग दिखाते हैं कि ये पार्ट्स की लंबाई या चौड़ाई कितनी है, उस समय हम इस एरो लाइन को यूज करते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एरो जो बना है, ये पॉइंटर, ये त्रिशूल ऐसा, भाले ऐसा, इसका रेशियो क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था 1:3 होता है। यानी ये वर्टिकल वाली जो छोटी सी लाइन है वो 1 mm की अगर आप रख रहे हो, तो ये तिरछी वाली लाइन जो टेपर वाली लाइन है ये 3 mm की रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये हमारी 0.3 mm से 0.4 mm के आसपास होनी चाहिए इसकी थिकनेस। तीसरी है पार्टिसिपेंट हमारी डिसकंटिन्यूअस थिक लाइन।
इसका भी बहुत उपयोग किया जाता है। ये हिडन लाइन होती है, हिडन लाइन कही जाती है। जैसे सपोज करिए आप ऐसी एज को दिखाना चाह रहे हैं जो हिडन है, मींस कोई ऑपरेशन है उसके पीछे, कोई ग्रुप कटा है, कोई होल है, कोई स्लॉट है, उसको अगर आप दिखाएंगे तो ये डिसकंटिन्यूअस लाइन होती है मीडियम श्रेणी की, और इसकी थिकनेस 0.4 mm की होती है। और इसको बनाते समय आप एक चीज याद रखिएगा, इसको यूनिफॉर्म रखिएगा। यूनिफॉर्म मींस जो डैश आप बना रहे हैं उस डैश के बीच में, ये देखिए हमने दिखाया हुआ है छोटा सा, कि जो बड़ी वाली डैश है वो 3 mm के आसपास रखिएगा, और 2 डैश के बीच में 1 mm का गैप आप रखेंगे। ठीक है, ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी हर 1-1 mm के बाद 3-3 mm की डैश आप लाइन खींचेंगे। इसको हिडन लाइन या डिसकंटिन्यूअस लाइन, या आप बोल सकते हो कि जो हमारे ऑब्जेक्ट में ऑपरेशन है मगर हमें नेकेड आई से दिख नहीं रहे हैं, वो अंदर होल कटा है या ग्रुप कटा है, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 0.4 mm की होती है। चौथी है हमारी सेंटर लाइन। ये सारी लाइनें जो मैं शुरू से लेके अभी तक बता रहा हूँ, 5-6 लाइनें तो बहुत आपकी जरूरी है। ये एक हमारी आती है डिसकंटिन्यूअस लाइन, ये सेंटर लाइन भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या करते हैं आप सामने देखिए 0.3 mm की होती है, और H, ये वाली लाइन H पेंसिल से बनाते हैं। बड़ी वाली डैश हमारी जो है ये 7 से 8 mm का इसका लंबाई रखेंगे। फिर हम बीच में 1 mm का गैप देंगे। फिर हम 2 से 3 mm की एक छोटी लाइन खींचेंगे, फिर 1 mm का गैप देंगे। इस तरह से करते हुए हमारी चलती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें बीच में पॉइंट बना देते हैं, तो मैं कई बार समझाता हूँ इस चीज को पॉइंट नहीं बनाना है, आपको लगभग 2 से 3 mm का एक डैश बनाना है, फिर 1 mm का गैप देना है, फिर 7 से 8 mm का एक लाइन बनानी है। ये हमारी कहलाती है सेंटर लाइन। किसी भी जॉब का सेंटर, किसी भी होल का सेंटर हम इससे बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 5वें नंबर पे हमारी आती है कंटिन्यूअस थिन लाइन, जिसको हम लॉन्ग ब्रेक लाइन भी बोलते हैं। ये हमारी आपको जनरली ड्राइंग में पढ़ते समय मिलेगा, यानी वर्कशॉप में जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उस समय आपको ये लाइन देखने मिलेगी। कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई बड़ा वर्क पीस है, 25 फीट का मान लीजिए कोई पाइप है, उस पाइप को आपको A4 शीट में दर्शाना है। और आप समझ लीजिए जो लोग टर्नर हैं वो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कोई मान लीजिए लंबी बैरल है और उसके फ्रंट में ऑपरेशन है, यानी शुरुआत में ऑपरेशन है और लास्ट में ऑपरेशन है, कोई भी थ्रेड कटी है, ग्रुप कटा है, और बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं किया हुआ है, तो हमको इतना लंबा पाइप बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इस लाइन को डाल देते हैं। ये हमारी जिगजैग लाइन की शेड में आती है, कंटिन्यूअस है, थिन है, लॉन्ग ब्रेक लाइन इसका नाम है, 0.4 mm इसकी थिकनेस है। और हम इस चीज को ध्यान रखेंगे, जो ये बड़ी वाली हम लाइन खींचेंगे वो जनरली 10 से 35 mm की होनी चाहिए। उसके बाद यहां से लेके आप देखिएगा एक कर्व बना हुआ है, थोड़ा सा ऊपर आई है फिर थोड़ा सा नीचे आई है, इन दोनों के बीच का गैप 3 mm का हमें रखना है अगर हम इस चीज को बनाते हैं। आपको ड्राइंग पढ़ते समय इसको बहुत यूज में लाना है कि ये वाली लाइन जहाँ खींची हुई है इसका मतलब जॉब इतना बड़ा है कि हमारी वर्कशीट में आ नहीं सकता, और हमें उस ऑपरेशन के लिए जरूरत भी नहीं है, इसलिए हमने एक लॉन्ग ब्रेक कट मार दिया बीच में और जोड़ दिया पार्ट्स शीट में उसको। 5वीं हमारी कंटिन्यूअस थिन लाइन में आती है, फ्री हैंड है वो, और ये शॉर्ट ब्रेक लाइन है। ये जनरली इरेगुलर बाउंड्रीज के लिए या फ्री हैंड ड्राइंग के लिए या छोटे पार्ट्स की एज को दिखाने के लिए यूज करते हैं। केवल यही एक ऐसी लाइन है जो फ्री हैंड होती है। हमारी जितनी भी इंजीनियरिंग में लाइनें हम पढ़ेंगे, पर्टिकुलर एकमात्र ऐसी ये लाइन है जिगजैग वाली जो हमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्री हैंड बनानी है, यानी सांप की तरीके आप उसको लहरिया ऐसा बना सकते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन होती है, इरेगुलर बाउंड्रीज होती है इसकी, 0.4 mm के आसपास इसकी थिकनेस है, और ये कंटिन्यूअस श्रेणी में जाती है। ये ऊपर नीचे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कोई कि जिगजैग में ऊपर नीचे क्या है, इसका कोई मानक नहीं है, आपकी स्टैंडर्ड लाइन देखने में लगनी चाहिए। ठीक है। तीसरी 7वीं सबसे बड़ी हमारी लीडर लाइन, हेडर लाइन, इसको हेडर भी बोला जाता है, इसको लीडर भी बोला जाता है। सपोज करिए आपने इस तरह से बहुत देखा होगा, मैं थोड़ा सा शीट को इस समय ऊपर कर देता हूं जिससे आप पास में देख सके। ये कोई सर्कल बना होता है, कोई डाया दिखाना होता है, कोई टैपिंग दिखाना होता है, कोई ऑपरेशन दिखाना है, और इसको आप देखिए ऐसे करके ले जाते हैं और यूं लाइन खींच देते हैं। इस लाइन के ऊपर लिख देते हैं हम डाया 12 या R15 और बीच में ये बना दे। तो यहां से लेके ये लाइन जो है हमारी, जिसके ऊपर हमने डाया 12 और R15 लिखा हुआ है, ये हमारी कहलाती है, इसको बंद कर दिया, ये हमारी कहलाती है लीडर लाइन।
ठीक है, ये इसमें साफ दिख रहा हुआ है, ये लीड कर रही है, ये होल को लीड कर रही है, ये कहलाती है लीडर लाइन। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेक्शनिंग लाइन। सेक्शनिंग लाइन मींस जब हम किसी को सेक्शन करके अंदर से दिखाते हैं, जैसे बेंच वाइज है, आपको एक क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द सेक्शनिंग स्केच या हैचिंग स्केच ऑफ बेंच वाइज, यानी उसके अंदर का आपको स्पिंडल भी दिखाना है, आपको बॉक्स नेट दिखाना है, तब आप इस तरीके से लाइन करते हैं। ठीक है, इस लाइन का एक स्टैंडर्ड होता है कि जो हमारी लाइन ऑफ एक्सिस है, यहाँ पे हमारी ये प्लेन है, लाइन ऑफ एक्सिस हमारा ये है हॉरिजॉन्टल, इस पे हम 45 डिग्री पे नाप के हम 45 डिग्री पे ऐसे तिरछी लाइन खींचेंगे, और जो भी आपस में गैप रखेंगे इन दो लाइन के बीच का, वो जनरली 1 से 3 mm के बीच रखते हैं। 1 से 3 mm के बीच, अगर 1 mm मान रहे हैं तो सभी का गैप 1 mm रखेंगे, 2 मान रहे हैं तो 2, 3 मान रहे हैं तो 3, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे, 1 से कम नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, और यूनिफॉर्मली हम 45 डिग्री पे अपने एक्सेस से ये लाइन खींच देंगे। इसका मतलब हम किसी पार्ट्स को काट के दिखा रहे हैं। ये हमारी 0.4 mm की होती है, हैचिंग लाइन भी बोलते हैं, ज्यादातर सेक्शनिंग लाइन इसको बोलते हैं, किसी पार्ट्स या किसी ऑब्जेक्ट के क्रॉस सेक्शन करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा एक्सटेंशन लाइन, ये भी आपको बहुत यूज में आती है। एक्सटेंशन लाइन हम आपको बता रहे हैं कि किस चीज को कहते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर पार्ट्स को, उसके पॉइंट को एक्सटेंड करके डायमेंशनिंग करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ये हमारा छोटा सा एल शेप का एक पार्ट रखा हुआ है, अब हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी करनी है, यानी मान लीजिए पॉइंट ए हमारा ये है और पॉइंट बी हमारा ये है, इसकी दूरी हमको निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, ड्राइंग के बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के उसको हम मान लीजिए सपोज करिए 20 mm का है, तो 20 mm जहां हमें लिखना है तो हम एरो के ऊपर और नीचे एक लाइन खींचते हैं, इसको हम बोलते हैं, यानी इस जगह से लेके यहाँ तक की लाइन हमारी जो है वो हम कहलाती है एक्सटेंशन लाइन। यानी किसी पॉइंट को हमने प्रोजेक्ट किया, आगे एक्सटेंड किया और फिर जाके उसकी डायमेंशनिंग करी, तो वो कहलाती है हमारी एक्सटेंशन लाइन। ठीक है, उस ये भी हमारी कंटिन्यूअस लाइन में आती है और इसकी थिकनेस 0.3 mm की होनी चाहिए। फिर है हमारी कंटिन्यूअस थिन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन। जैसे अभी हम बताएंगे आगे, से पहले वाली क्लास में भी हमने बताया कि सबसे पहले हम चाहे आइसोमेट्रिक बनाए या ऑर्थोग्राफिक बनाए, सबसे हम पहले हमें फ्रंट साइड के नाप जोक करके फ्रंट व्यू को बहुत अच्छे से बना देना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन लेके हम आगे के सारे व्यू बहुत आसानी से बना सकते हैं और हमको बार बार नाप लेने की भी जरूरत नहीं होती। इसीलिए वो कहलाती है हमारी प्रोजेक्शन लाइन, और बहुत पतली रहेगी, 0.3 mm रहेगी इसकी थिकनेस, और 2H पेंसिल या 3H पेंसिल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं पार्टिसिपेंट। उसके बाद आती है हमारी लास्ट लाइन है डिसकंटिन्यूअस लाइन। डिसकंटिन्यूअस लाइन में हमारी मीडियम है, कटिंग प्लेन है, यानी मान एक ऑब्जेक्ट को हम किसी पर्टिकुलर एक जगह से, किसी एक प्लेन से काट रहे हैं, और काटने के बाद हम उसको शो कर रहे हैं, यानी बीच से काटने, एक तो मैंने ये बताया बीच से काट के आप क्रॉस सेक्शन दिखा सकते हो, उसके बाद किसी प्लेन को हम बीच से अगर काटेंगे तब हमारी जो लाइन होगी वो कटिंग प्लेन लाइन होती है। इसमें ये लंबी वाली जो आप डैश देख रहे हो, ये 30 से लेके 50 mm तक होनी चाहिए लंबाई इसकी, यूनिफॉर्म रखना है। अगर आपने 30 माना है तो हर डैश 30 की ही रखिएगा। उसके बाद 1 mm का बीच में गैप देंगे, और फिर 3 mm की छोटी सी एक डॉट रेखा और बनाएंगे, उसके बाद फिर 1 mm का गैप देंगे, फिर 30 mm, यानी कि 30 mm की लाइन खींचिए, 1 mm का गैप दीजिए, फिर 3 mm की एक लाइन खींचिए, फिर 1 mm का गैप दीजिए, फिर 30 mm की लाइन खींच दीजिए। ये वाली लाइन आपकी सेंटर लाइन से कुछ कुछ मिलती जुलती है। सेंटर लाइन और आपकी जो कटिंग प्लेन लाइन है, ये लगभग आपस में मिलती जुलती है, बस फर्क इतना है कि सेंटर लाइन में हमारा 7 से 8 mm की बड़ी वाली डैश होती है, और कटिंग प्लेन लाइन में हमारी 30 से लेके 50 mm तक की ये डैश होता है। ठीक है, और आप एक चीज और जान दीजिए, इन सब जो मैंने 11 तरीके की लाइन बताई, इन सारी लाइनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी है, वो हमारा जानना बहुत जरूरी है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट लाइन नंबर 1, जिसकी थिकनेस 0.5 से 0.8 होती है। दूसरी है हमारी डायमेंशन लाइन, जिसकी थिकनेस 0.3 mm होती है। तीसरी है हमारी हिडन लाइन, जो हिडन एजेस को दिखाती है, इसकी थिकनेस हमारी 0.4 mm होती है। सेंटर लाइन, जिसकी 0.3 होती है। और लॉन्ग ब्रेक का आपको जनरली यूज बहुत कम पड़ेगा, ITI लेवल में लॉन्ग ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक का यूज कम पड़ेगा। फिर है आपकी हेडर लाइन या लीडर लाइन जिसको बोला जाता है, ये किसी होल को, किसी छोटी सी डायमेंशन जहां पे आप नहीं दर्शा सकते हो, उसको थोड़ा सा दूर ले जाके 45 डिग्री के एंगल पे स्ट्रेट करके आपको
उस होल के बारे में जानकारी देती है कि होल कितना डीप है, ये होल थ्रू होल है, या इस डायग्राम में कितने डायमीटर दिखाए गए, कितने होल दिखाए गए, ये आपको इस तरीके से थोड़ा सा होल से दूर ले जाके दिखाता है। ये हमारी कहलाती है लीडर लाइन। सेक्शन लाइन की भी आपको आवश्यकता पड़ेगी, और एक्सटेंशन लाइन, प्रोजेक्शन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन, लॉन्ग ब्रेक लाइन, शॉर्ट ब्रेक लाइन। इन 11 लाइनों में 3 की आवश्यकता आपको एक कम पड़ेगी, वैसे ज्यादातर सभी की आपको आवश्यकता होगी। और क्वेश्चन इससे यही बनता है, ज्यादातर मैंने देखा है ऑब्जेक्ट लाइन की थिकनेस पूछी जाती है, एरो लाइन की डायमेंशन पूछी जाती है, सेक्शन या हैचिंग वाली लाइन का वो पूछा जाता है कि कितने कितने एंगल पे ये क्रॉस कर रही हुई है। अभी आपको एक बुक मैं दिखाता हूँ, बुक में एक चित्र बना हुआ है, उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि कौन सी लाइन कहाँ पर है। सपोज करिए कि ये आपको एक ड्राइंग सामने दिख रही है। इस ड्राइंग में लगभग सभी तरीके की लाइनों का यूज किया गया है। तो आप ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, ये जो सीधी खींची हुई है, ये आपकी स्ट्रेट सेंटर लाइन कहलाती है। ये R15 देखिए, रेडियस 15 का एक यहाँ पर होल कटा हुआ है, सेमी सर्किल कटा हुआ है, इसको सेंटर पे ये लाइन खींची हुई, ये हमारी कहलाएगी सेंटर लाइन। और जो सबसे गाढ़ी लाइन आपको चारों तरफ दिख रही है, जो शार्प एजेस को दिखा रही है आपकी, वो मोटी लाइन है, थिक लाइन, 0.5 से 0.8 mm वाली हमारी ऑब्जेक्ट लाइन कहलाती है। फिर उसके बाद ये देखिए 15 mm जहां लिखा हुआ है, तो 15 mm जिस लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, ये वाली हमारी डायमेंशन लाइन कहलाती है। ये डायमेंशन होगा, ये इसके एरो होगा, 1:3 वाले मैंने बताए थे। और ये एरो जहां से जिस लाइन को टच कर रहे हैं, ये इस पॉइंट का, ये जहां पे मेरी पेंसिल रखी है, इस पॉइंट को एक्सटेंड किया है हमने। तो ये छोटी सी जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन हमारी एक्सटेंशन लाइन है। यानी इस पॉइंट को एक्सटेंड करके हम इसका नाप दे रहे हैं, तो ये हमारी एक्सटेंशन लाइन है। लंबी वाली हमारी ये डायमेंशन लाइन है। शार्प एजेस वाली हमारी जितनी दिख रही है चारों तरफ बाउंड्री लाइंस में, ये हमारी ऑब्जेक्ट लाइन है। बीच में दिख रही है वो हमारी सेंटर लाइन है। और हिडन लाइन मैं आपको दिखाऊं, कोई ऑपरेशन जैसे कहीं पे करा हुआ होता है, उसको दिखाने के लिए आपको यूज करते हैं। ये इसमें देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये बीच में दिखा हुआ है, जहां 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद देखिए डॉट 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 यूनिफॉर्म डॉट बने हुए हैं, यूनिफॉर्म डैशेस बनी हुई है, यानी कि 10 mm का वहां पर कोई होल है या कोई ग्रूव है। अब नीचे वाले व्यू से कंफर्म हो जाएगा आपको कि ये स्लॉट है। केवल अगर हम आपको इतना दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो कि होल भी हो सकता है, कोई स्लॉट भी हो सकता है। लेकिन अगर हम आपको दोनों व्यू दिखा देंगे, तो दोनों व्यू कंफर्म कर देंगे कि नहीं, ये सर स्लॉट बना हुआ है। एक व्यू नहीं दिखा सकता है कि स्लॉट है कि होल है। दोनों व्यू अगर आप देखोगे तो आप कह दोगे कि हाँ ठीक है भाई, ये स्लॉट है 10 mm का, यानी ऑपरेशन है, आपको बाहर से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो लॉन्ग ब्रेक और आपका शॉर्ट ब्रेक, ये लाइन आपको जल्दी नहीं यूज में आती हैं। बाकी ऑब्जेक्ट लाइन, ये सारी लाइनें आपको रेगुलर यूज में आती हैं। ठीक है, अब लाइन तो सबसे बेसिक था। लाइन के आगे हम चलते हैं। अब सेकेंड वाला हमारा जो आज का ऑप्शन है, वो है पैराबोला बनाना, सॉरी इलिप्स बनाना। आपको पैराबोला भी अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा। इलिप्स बनाना, आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई आपको ऐसा इलिप्स बना, ये देखिए दो चीजें होती है इलिप्स बनाने के लिए। जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको सामने ये चीज बोल दी जाएगी कि आपको एक इलिप्स बनाना है जिसका मेजर डाया, मान लीजिए सपोज करिए 100 mm, 80 mm, 120 mm, कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ पे हमने 120 mm का लिया हुआ है कि हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ऐसा इलिप्स बनाइए बाय यूजिंग 4 सेंटर मेथड, यानी 4 केंद्रों को लेके ऐसा इलिप्स बनाइए जिसकी मेजर एक्सिस, यानी इलिप्स जब आप देखते हैं अंडे आकार का बनता है इस तरीके से, तो एक जो बड़ी वाली दूरी होती है, ये हमें एग्जामिनर कह रहा है कि 120 mm रखनी है, और जो छोटी वाली दूरी है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, ये कह रहा है 60 mm रखनी है। एक चीज जरूर आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी क्वेश्चन आएगा आपको ये 1:2 का रेशियो रहेगा। अगर मेजर एक्सिस आपको 120 दिया है तो माइनर एक्सिस डेफिनेटली 60 mm होगा। अगर मेजर एक्सिस 100 mm दिया है तो माइनर एक्सिस हमारा 50 mm होगा। आधा ही आधा होता है। इस चीज पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये आधा आधा क्यों है। ये नियम में ये है कि आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का रेशियो 1:2 होता है। अब चलिए, क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, जनरली 10 नंबर का पूछा जाता है। और जब आप व्यू बनाते हैं तब भी स्टूडेंट्स को कई बार इलिप्स की जरूरत पड़ती है। आप जब आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो तो आपको इलिप्स की जरूरत ही पड़ेगी। अगर ऑर्थोग्राफिक बना रहे हो तो उसमें जरूरत नहीं आती है, इसलिए इलिप्स का जानना आपके लिए जरूरी है। तो हमारा जो क्वेश्चन आज कह रहा है कि हमें एक इलिप्स बनाना है 4 सेंटर मेथड की सहायता से, जिसका मेजर एक्सिस 120 mm है और माइनर एक्सिस
60 mm है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक लाइन खींच लेते हैं, यानी क्वाड्रेंट हम बना लेते हैं 1 2 3 4। क्वाड्रेंट के बारे में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो जो हमारी घड़ी को आप ध्यान रखिए, जो आपके हाथ में या दीवार पे आपकी घड़ी टंगी है, उसमें 12 से लेके 3 बजे तक, यानी वो जो 15 मिनट का समय होता है, बड़ी सुई आपकी 12 से लेके 3 बजे के बीच में बताती है, वो वाला क्वाड्रेंट हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। और 9 से लेके 12 तक के बीच वाला क्वाड्रेंट होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट। और 6 से लेके 9 के बीच का क्वाड्रेंट हमारा होता है थर्ड। और लास्ट वाला हमारा, घड़ी की सुई 3 बजे से तीन से लेके 6 बजे तक में जाती है जब मिनट में, तो वो हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट में बहुत से लोगों को उस दिन मेल आई थी कि सर हमें क्वाड्रेंट समझ में नहीं आता कि फर्स्ट कैसे आप बोलते हो, सेकंड कैसे होता, थर्ड क्या। तो घड़ी का जो 15 मिनट यानी 12 से 3 मिनट, 12 से 3 तक जो सुई चलती है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। फिर 9 से 12 वाली सुई हमारी कहलाती है सेकंड क्वाड्रेंट। और 6 से 9 वाला हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और 3 से 6 वाला यानी ये वाला जिसमें मेरी पेंसिल रखी हुई है, ये बहुत फेमिलियर एग्जाम्पल है, आप जल्दी से भूलेंगे नहीं, आप एक बार याद कर लेंगे अगर इसको। चलिए अब हम देखते हैं कि इलिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या सामान चाहिए। तो आपको कुछ नहीं चाहिए, केवल एक स्केल रख लीजिए अपने पास, एक आपके पास कंपास होना चाहिए, रबर और शार्पनर होना चाहिए, और पेंसिल होनी चाहिए। अभी करते क्या है इसके लिए, हम सबसे पहले हमारा जो पूछा जानकारी हमसे मांगी गई है, हमने 90 डिग्री पे 2 एक्सिस खींच लिया। हमारा मेजर एक्सिस इसमें हम बोलेंगे जो हमारा बड़ा एक्सिस है, ये वाला, ठीक है। यहां से ये मैंने पॉइंट ए पहले ही से बना के रखा हुआ है। ए से बी तक की दूरी हमारी जो है गिवन है 120 mm, इसलिए हमने पहले से पॉइंट बना लिया, यानी ए से लेके 20 तक आप 120 mm की लाइन खींच लीजिए। ओ हमारा सेंटर है, 60 पे हम सेंटर बना लेंगे, ये हमारा कहलाएगा यहाँ पर मेजर एक्सिस, यानी ये बड़ा है 120 mm का। फिर हमारा पॉइंट सी से लेके डी तक की जो दूरी है इसमें दी हुई है 60 mm की, हमने वो बना लिया। और इतनी तैयारी करने के बाद अब आप थोड़ा सा ध्यान से दीजिए, देखिएगा, मैं वीडियो जैसे ही निमी डाउनलोड कर देगा यूट्यूब पे, आप शेयर आप वहां से ले सकते हो, नहीं तो मैं एक एक पॉइंट भी अभी इसके बता दूंगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर पेंसिल की सहायता से आप कुछ मत करिए, पॉइंट आपको मैंने फिर से बता दूं, ए से लेके ओ तक की दूरी हमारी 60 mm है, ओ से लेके बी तक की दूरी हमारी फिर 60 है क्योंकि ओ सेंटर है, ऊपर हमारा 30 mm है, ओ सेंटर 30 mm पे। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ए और सी लाइन को आप मिला दीजिए पेंसिल के साथ, हल्का रखिएगा क्योंकि जब हम इलिप्स अपना बनाएंगे तो इलिप्स को गाढ़ा करेंगे। आप ए से सी को सिंपली मिला दीजिए, कुछ नहीं करना, पतली पेंसिल से हल्का हल्का यहां से लेके आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। अब हमारा क्या है, ए से हमने सी को मिला दिया। अब क्या है, हम अपना प्रकार को ए से ओ तक खोलेंगे, यानी जो हमारा, ये हमें पहले ही से क्योंकि हमने पॉइंट बना के रखा है, नापना नहीं है हमको बार बार, यहां से ओ तक खोल, ए तक खोल लीजिए आप। ये दूरी हमारी कितनी है, पहले ही से हमको पता है 60 mm है, लेकिन हम नाप नहीं रहे हैं, यहाँ पर खोलेंगे। इसके बाद इस तरीके से ऐसे एक चाप लगा दीजिए आप, यू यहाँ तक, जो आपकी माइनर एक्सेस, जो माइनर एक्सेस हमारा ये नीचे वाला एक्सेस है हमारा, ये माइनर एक्सेस हम इसको बोल सकते हैं, और ये ऊपर वाला एक्सेस हमारा मेजर है। अब आपने क्या किया, ओ पे प्रकार रखा, ए पॉइंट से एक चाप लगाई जो कि माइनर एक्सेस को इधर पे कट कर रही है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे कट कर रही है माइनर एक्सेस को। इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं, मान लीजिए नया नाम दे दिया ए बी सी डी ई, इसको हमने नाम दे दिया। अब आपको क्या करना है, ए से लेके ओ तक प्रकार खोल लिया, ओ पर पॉइंट रख के चाप लगा लिया, नया पॉइंट आपको ई मिल गया। अब क्या है, सी और ई के बीच प्रकार खोलिए, यानी इस दूरी, अब आपको प्रकार यहाँ पर रखना है पॉइंट सी पे, और सी से ई के बीच की दूरी जो हमने नापी नहीं है, अब हम इस प्रकार से नाप लेंगे। ये देखिए, इसमें माइक्रोन में एक्यूरेसी आपके हाथ की है, अगर आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे, आपका हाथ सदा हुआ है तो आपका एलिप्स एकदम बेहतरीन बन के आएगा। लेकिन अगर आप हर एक पॉइंट को नापने में माइक्रोन की भी एक्यूरेसी नहीं बरतेंगे, या आपकी थोड़ी सी पेंसिल ब्लंट हो गई, या आपका प्रकार ढीला है, तो आप उसको टाइट कर लें। आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी नहीं है तो लास्ट में आपका नहीं भी बन सकता है, लेकिन आपको ट्रिक पता चल जाएगी, 2-4 बार मेहनत करेंगे आपका बन जाएगा। अब देखिए, हमने सी पर प्रकार रखा, कंपास का पॉइंट रखा, ई तक की दूरी नापी, उसके बाद हमने ए सी लाइन पे एक ये पॉइंट इस तरीके से करके ये बनाया। अब देखिए, सेकंड हमारा ऑप्शन ये था स्टेप कि हमने सी पे प्रकार रखा और एक रिवर्स चाप लगा दी। रिवर्स चाप लगाने के बाद
रिवर्स चाप लगा हम बेटा, अभी इसको समझा देंगे। मैं हो सकता है थोड़ा, किसी ने कमेंट किया कि मैं थोड़ा तेज चल रहा हूँ, अभी हमारे पास समय बहुत है, मैं इसको ही समझा दूंगा अभी दोबारा से आपको। तो सी पर पॉइंट रखने के बाद हमने एक ए सी लाइन जो हमारी थी, ए से लेके सी तक की जो हमारी लाइन थी, उस पे एक हमने नया पॉइंट फाइंड किया। ये इस पॉइंट को हम एक नाम दे देते हैं, सपोज करिए बी सी डी ई एफ, एफ पॉइंट हम इसको दे देते हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया, ये पॉइंट बना दिया, इसको पेन से हमने लिख दिया एफ, ये एफ पॉइंट हो गया हमारा। अब सेकेंड हमारा काम क्या है, ये जो लाइन है हमारी ए और एफ लाइन, इस पे हमको एक परपेंडिकुलर डालना है। देखिए हल्का एक क्वेश्चन ये भी आता है, मैंने कई बार आईटीएस का पेपर देखा है, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन अ 50 mm लाइन। यानी सिंपल बहुत है, एक आपको 50 mm की या 60 mm की कुछ भी एक लाइन दे देगा, केवल इतना बोलेगा आपको इसको परपेंडिकुलर डालना है। अभी आपको क्या है, आप तो पेंसिल से भी सीधे जा सकते हो इस पे, इसकी कंपास की सहायता से, लेकिन आपको वो नहीं करना है। आपको वो आपसे विधि पूछना चाह रहा है कि आपको विधि आती है कि नहीं। तो दोस्तों बहुत आसान है, आपको सभी को पता है कि किसी एक गिवन लाइन पे जब हमको परपेंडिकुलर डालना होता है या उसका सेंटर निकालना होता है, तो हम कंपास को उस लाइन के सेंटर से थोड़ा सा अंदाजे से अधिक खोल लेते हैं। थोड़ा सा अधिक खोलने के बाद हम एक चाप, सपोज करिए कि ये हमने एक लगाई और इधर भी एक इस तरह से लगाएंगे। उसके बाद फिर हम ए पॉइंट से ऐसे करके कट करेंगे ये। तो अब इस दो पॉइंट जो हमारे कट मार रहे हैं, इनके बीच में जो सीधी रेखा होगी वो ए और एफ की को बाइसेक्ट करेगी परपेंडिकुलरली, और उनके सेंटर पॉइंट से होके निकलेगी। अब ये जो दो हमारा पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट और हमारा ये पॉइंट, इन पॉइंट को हम जोड़ लेते हैं। इतना एक्सटेंड करेंगे कि ये हमारे माइनर एक्सिस को भी टच करे, यानी इस एक्सटेंशन लाइन को इतना यहाँ बढ़ाते जाएं कि हमारे माइनर एक्सिस पे किसी जगह जाके इसको टच करनी चाहिए। चलिए इसको करते हैं। ये माइनर एक्सिस देखिए एक जगह जाके टच कर रही है। क्लियर? अब हमको क्या करना है कि एक हमको नया पॉइंट, यहाँ पर दो नए पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया माइनर एक्सिस में, और एक पॉइंट हमको यहाँ पर मेजर एक्सिस में भी मिल गया। ठीक है, अभी क्या करना है आपको, ए और एफ पे आपने परपेंडिकुलर डाल लिया, माइनर एक्सिस पे परपेंडिकुलर जहां पे टच कर रहा है, इस पॉइंट को हम मान लीजिए जी बोल देते हैं, इस पॉइंट को हमने जी पॉइंट बोल दिया। और मेजर एक्सिस पे जहां टच कर रहा है इस जगह पे हमने इसको एच पॉइंट बोल दिया। ठीक है, अब जी पर अपने को प्रकार रखना है और उसको ओ तक खोल लेना है। यानी फिर से एक बार देखिएगा, मैं बाद में समझा दूंगा। जी पर प्रकार रखिए और इसको ओ तक खोल लीजिए। ये हमने खोल लिया ओ तक। जो दूरी है, जो आपकी एक दूरी है, आपको नापना नहीं है, जी पर प्रकार रखिए, ओ तक दूरी नाप लीजिए। उसके बाद उसी पॉइंट को एज इट इज ओ पर रख दीजिए, और माइनर एक्सिस पे फिर एक बार आपको टच करना है, यूं तरह इसको बाइसेक्ट करना है। ठीक है, अब आपको एक नया पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम बोल सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, आई पॉइंट इसको हमने बोल दिया। ठीक है, अब आई लाइन से जो हमें नया वाला पॉइंट आई मिला है, इससे हम एच को जोड़ देंगे। ये वाला आई पॉइंट से सीधे एच को हमें जोड़ देना है। ऐसे आपको रखना है यहाँ पर, और इस तरह से एच को क्रॉस कर देना है। ठीक है, लगभग हमारा 70% तैयार हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आई और एच को आपने जोड़ दिया। अब एच से ए तक प्रकार खोलिए। यानी एच कहाँ है हमारा, एच ये है और ए ये है, ये दूरी, छोटी सी जो हमारी दूरी है, इस दूरी को हमने प्रकार की सहायता से प्रकार में भर लिया और यहां पर एक चाप लगा दी। ये इस पॉइंट को टच करते हुए जो हमने अभी कर्व रेखा खींची थी, ये इस तरह से एक चाप लगा दिया। एच से ए तक खोला और एच पर रख के पॉइंट एक चाप लगा दी। अब वही दूरी हमें चेंज नहीं करनी है, वही दूरी हम फिर से यहाँ पर बी पे ले आएंगे, इस जगह बी पे ले जाएंगे और इसको हल्का सा यहाँ से इस तरह से कट करेंगे। ठीक, अब फिर हमें एक पॉइंट देखिए मिल गया यहाँ पर। ये पॉइंट हमारा, सपोज करिए ये पॉइंट देखिए फिर से मिला। ये पॉइंट हमने इसको नाम दे दिया पॉइंट जे, आई के बाद हमने इसको पॉइंट दे दिया जे। अब आपको हिलाना नहीं है प्रकार, जैसे अभी हमने पार्टिसिपेंट देखिए किया था, बी पे रख के
यहाँ पर हमने जे पे एक ऐसे चाप लगा दिया, तो आपको इसको जस्ट रिवर्स कर देना है इस तरीके से, और बी पे फिर से एक सेमी सर्किल या चाप बना देनी इस तरीके से, यूं। क्लियर? अब क्या है, हमारा पॉइंट जे से पॉइंट आई को हम मिला देंगे। ठीक है, जे पॉइंट से जी को मिला देंगे और जे पॉइंट से आई को मिला देंगे। कैसे? इस तरीके से। ये हमने जे से जे को जी को मिला दिया, और इसी तरह हम इसको सेम इसी तरीके से ये हमने मिला दिया। ठीक, अब आप देखिए कॉर्नर कॉर्नर पे आपको दो सेमी सर्किल मिल गए। अब हमारा इलिप्स 90% बन के तैयार है। अगले हिस्से में हमारा इलिप्स तैयार हो जाएगा। अब आपको केवल लास्ट ऑप्शन क्या करना है कि ये जी से खोल के आपको यहाँ पर सी, जितनी दूरी ये देख लीजिए, सी में जो भी आपकी दूरी आएगी, ये सी करके आप देखिएगा इस चीज को ये आप ऐसे लाइए, और अगर आपकी दूरी सही है, देखिए मेरा इस बार थोड़ा सा हल्का सा हिला है, लग रहा है कहीं, ये देखिए हल्का सा अंतर आया है बस। जी से लेके आपको सी तक की दूरी करनी है, और बस यहाँ जो पॉइंट था ये हमने देखिए इस तरह से जोड़ दिया। अब कुछ नहीं, वही वाले दूरी को आई पे रखिए, आई पे रखिए, और ये इस तरह से आप मिला दीजिए। ये आपका इलिप्स देखिए बन के तैयार हो गया। अभी आपको करना है क्या है कि अगर ये इलिप्स तरीका आप आइसोमेट्रिक में यूज कर रहे हैं, इलिप्स बना रहे हैं किसी व्यू के अंदर, तब आप ये सारी चीजों को इरेज कर देंगे, जितनी चीजें। ये मैं एक क्वेश्चन में आपको दो बार दो क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। अगर आपका ये आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफ में आप इसको यूज कर रहे हैं, तो आप ये इलिप्स बनाने के बाद देखिए, अब आप कहेंगे कि इलिप्स सर हम कभी कभी इलिप्स इस तरीके से बनाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपको ये मेजर एक्सिस ले लेना है, ये माइनर एक्सिस लेना है। यानी कि आपको ड्राइंग की बुक हल्की सी तिरछी कर देनी है। वो कोई मायने नहीं रखता है कि एक्सेस आपका क्या है, मैटर ये मायने रखता है कि आपने लिस्ट बनाया कि नहीं बनाया। अगर आपका ये आईटीआई में क्वेश्चन पूछा जाता है और इस तरीके से लिखा जाता है कि 120 और 60 का मेजर माइनर एक्सिस लेके बनाइए, तो आप इनमें से कोई भी लाइन को इरेज नहीं करेंगे। यानी वो इंस्ट्रक्टर या जो कॉपी चेक करने वाला आपका ये जानना चाहता है कि आपके अंदर स्किल बनाने की है नहीं, है कि नहीं, आपने कहीं से नकल तो नहीं करी है। तो आपको जितनी आपने लाइनें बाइसेक्ट करी है, जितने पॉइंट दिए हैं, आपको एज इट इज रखने हैं। लेकिन इन केस अगर ये आपको आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक में इस चीज को पूछ लिया गया है, तब आपको काइंडली ये सारी जो हल्के वाले पॉइंट्स है इनको मिटा देना है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो 5 से 7 मिनट से ज्यादा का इसमें समय नहीं लगेगा। आप सारी चीजें हटा दीजिए, हटाने के बाद आप इसको केवल हल्का सा डार्क कर दीजिए, आपका इलिप्स बन के तैयार है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन एरियर फॉर्म में पूछा गया है तो आपको किसी चीज को हटाना नहीं है। अब मैं फिर से आपको एक बार इसको जल्दी से बता देता हूँ कि हमने किया क्या क्या है इसमें, फिर हम क्वेश्चन आंसर में आएंगे कि लोग क्या पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं पॉइंट वाइज, हम बताते हैं कि हमारे पास था 120 mm और 60 mm मेजर और माइनर एक्सिस। हमने क्या किया कि यहां से लेके पॉइंट ए से लेके बी तक का हमने मेजर एक्सिस कर ली। उसके बाद हमने माइनर एक्सिस बना लिया और कुछ नहीं किया हमने, केवल ओ पॉइंट से लेके, आप चाहिए तो नोट कर लीजिए, सुनिए मैं पॉइंट वाइज बता दे रहा हूं। सबसे पहले हमने ए बी सी डी 4 पॉइंट बनाए, ए बी सी और डी 4 पॉइंट बनाए। 4 पॉइंट बनाने के बाद हमने सेंटर पे प्रकार रखी और ए दूरी, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारी 60 mm की दूरी थी, हमने इस प्रकार को 60 mm का खोला, ओ से ए तक प्रकार को खोला और इसको इस तरह से करके एक चाप बना दी। क्लियर? उस चाप को बनाने के बाद हमने नया वाला पॉइंट का नाम पॉइंट ई रख दिया। ठीक है दोस्तों, सी पॉइंट हमको पहले ही से पता था कि ओ से लेके सी तक की दूरी हमारी 30 mm थी, या जो भी हमारी दूरी वहां पे दी होगी उतनी दूरी नापी हमने यहां से सी mm तक, और उसके बाद सी पे पॉइंट रख के जो हमें एक नया पॉइंट मिला था ई, उस ई पॉइंट पे रख के हमने रिवर्स चाप खींचा। ये देखिए हमने ऐसे रिवर्स चाप खींचा, किस लिए कि ए और सी पॉइंट पर हमको एक सेंटर मिल जाए, ए और सी पॉइंट पे एक हमको लाइन मिल जाए जिससे कि हम परपेंडिकुलर डाल सकें। और जहां पर लाइन ए और सी पे
इस चाप को ने काटा, वहां पर हमने उसको F नाम दे दिया, और परपेंडिकुलर डालना सभी को आता है। पॉइंट ए और पॉइंट F लाइन जो है इसके बीच हमने एक परपेंडिकुलर डाल लिया, जो कि हमने माइनर एक्सिस तक मिला दे दिया है। और उसको डालने के बाद हमने ओ पर प्रकार फिर से खोला सेंटर पर रख के, और आई तक की दूरी हमारी जी से लेके हमने ओ तक की दूरी यहाँ से अभी आपको बताई थी, ओ तक की दूरी ये करी, जो कि पहले ही से हमको पता नहीं है, हमें नापने की भी जरूरत नहीं है, हमने केवल प्रकार पे खोल लिया जी से लेके ओ तक, और उसको आगे बढ़ा दिया ऐसे ओ से लेके आई तक। ठीक, फिर हमने क्या किया, एच से प्रकार खोला, यहाँ पर एच से लेके ए तक प्रकार खोल लिया हमने, जो दूरी हमें नहीं पता थी हमने एच से लेकर ए तक खोला और इस तरह से घुमा के एक चाप लगा दी। उसके बाद सेम पॉइंट को हमने बी पे रखा, एक नया पॉइंट हमें जे मिल गया, जे पे हमने रिवर्स करके एक फिर से चाप लगा दी यूं करके, और हमारा यहाँ के कॉर्नर वाले इलिप्स का कोना तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, जी से लेके सी तक की दूरी पर हमने फिर से खोला उसको और अपना इलिप्स बना दिया। 6 से 7 स्टेप हैं इसको बनाने के, 6 से 7 स्टेप के बीच में हमने इसको बना दिया। आप रेगुलर जब इसको बनाएंगे तो 5 से 7 मिनट का से ज्यादा का समय आपको इसको बनाने में नहीं लगेगा। तीसरी चीज है हमारी, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में अंतर नहीं जान पाते हैं। तो मैं वो ऊपर वाला एक आपको जल्दी से समझा देते हैं कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल के बीच में सबसे ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल होता क्या है। हम सीख तो लेते हैं लेकिन थोड़े दिन बाद इस चीज को भूल जाते हैं। अभी हम मान लेते हैं ये फर्स्ट एंगल है, ये है हमारा थर्ड एंगल। हमने अभी आपको 4 कोऑर्डिनेट बताए थे घड़ी की सहायता से कि ये, यानी ये घड़ी में 12 बजा, ये घड़ी में 3 बजा, ये 6 बजा, ये 9 बजा, 12 से 3 बजे तक का जो एरिया है ये हमारा कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमारा 9 बजे से लेके 12 बजे तक का बीच का जो एरिया है वो हमारा कहलाता है सेकंड क्वाड्रेंट। हमारा 6 बजे से लेके 9 बजे तक के बीच का जो एरिया है वो हमारा कहलाता है थर्ड क्वाड्रेंट। हमारा 6 से लेके 3 बजे तक का जो टाइम पीरियड है वो वाला हमारा कहलाता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बेसिकली हमको 4 क्वाड्रेंट में पढ़ना है और हम यूज करते हैं ITI NSTI वगैरह में फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें कि यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस फर्स्ट एंगल अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और थर्ड एंगल की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में रखा है। बस इतना ही अंतर है, सेकंड और फोर्थ हमें नहीं पढ़ना है। अंतर हमें केवल करना है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में। ठीक है, अब दोस्तों हम अगर डियर पार्टिसिपेंट अगर हम बात करते हैं तो 3 केवल पॉइंट हम बनाएंगे, आप एक बार में इसको समझ जाओगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हम उस ड्राइंग को बोल सकते हैं कि ये हमारी फर्स्ट एंगल ड्राइंग है, और अगर हमारा रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में तो हम कह सकते हैं ये थर्ड एंगल ड्राइंग है। अब आप पूछेंगे हमको पता कैसे चलेगा कि ये थर्ड एंगल में रखा है कि फर्स्ट एंगल में रखा है, तो आपको इसको जानने का तरीका बता दे रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज है हमारा, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, इवन मैं भी बहुत दिन तक अगर ड्राइंग की क्लास ना लूं तो सिंबल भूल जाते हैं हम लोग कि फर्स्ट एंगल का सिंबल कैसे बनता है, थर्ड एंगल का सिंबल कैसे बनता है। ये माइनर डाय का एक गोला बना होता है और एक मेजर डाय का गोला बना होता है। ठीक है, माइनर डाय का एक गोला, मेजर डाय का थोड़ा सा बड़ा गोला। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसे मेजर डाय जितनी लंबाई की दूरी होती है और इस तरह से ये एक लाइन होती है और बीच में हमारी जो सेंटर लाइन मैंने बनाई थी ये होती है। अभी ये कैसे होगी हम ये भी बता दे रहे हैं। हम एक चीज आपको बताएं, जब हम फर्स्ट एंगल में किसी चीज को बनाते हैं तो ऑब्जर्वर जहां से व्यू करता है, यानी व्यूअर जब ऑब्जेक्ट को व्यू करता है सामने से अगर देख रहा है तो ऑब्जेक्ट और व्यूअर के पीछे हमारा वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, यानी प्लेन और आंखों के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कहीं रखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्लेन और व्यूअर के बीच में रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, और फोर्सफुली अपोजिट बनेगा। फर्स्ट एंगल में आप हमेशा याद रखिए जिस चीज को जहां से देखा जाता है व्यू उसके अपोजिट बनता है। प्लान हमेशा हम ऊपर से देखते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि प्लान कभी देखने का नजरिया बदल नहीं सकता है, प्लान हमेशा ऊपर से देखा जाता है। इसलिए फर्स्ट एंगल ड्राइंग की सबसे बड़ी पहचान है, अगर प्लान आपका नीचे बना हुआ है आप ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि ये फर्स्ट एंगल में बनी है। जैसे क्वाड्रेंट की बात मैंने करी थी, प्लान व्यू अगर नीचे है, यानी ऐसे भी कह सकते हैं कि नीचे वाला एरिया, यानी नीचे वाला एरिया कौन सा है, बिलो HP,
हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे एरिया जो है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, उनमें अगर सिंगल ड्राइंग एक बना हुआ है तो यानी वो फर्स्ट एंगल में है, और जो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट है उस पे अगर सिंगल एक पीस बना हुआ है यानी वो थर्ड एंगल में है। अभी आपको सिंबल बता देते हैं। आप ऑब्जर्वर मान लीजिए, ये ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, इस चीज को देख रहा है, तो अभी हमने बताया कि जिस चीज को जहां से देखा जाता है उसके अपोजिट व्यू बनते हैं। ऑब्जर्वर ने यहाँ से इस बैरल को देखा, फिर उसको व्यू बना यहाँ, यानी इधर से जब आप किसी चीज को देखोगे तो ये छोटा जो गोला है ये बन गया ये, और बड़ा वाला गोला है ये बन गया ये। यानी कि जब ऑब्जर्वर किसी चीज को डायरेक्ट देखता है ऑब्जेक्ट को और उसके पीछे व्यू बनेंगे तो वो हमारा कहलाता है फर्स्ट एंगल। तो पार्टिसिपेंट ये हमारा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा हो गया, ये फर्स्ट एंगल का डिजाइन है। थर्ड एंगल के डिजाइन में मैंने बताया, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर की आंख है, ये ऑब्जर्वर की आंख है, इससे ये देखना चाह रहा है किसी चीज को, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है मेजर और माइनर डाया का, और यहाँ पे ये बैरल रखी हुई है, तो व्यू कहाँ पे बनेगा, उसने इस चीज को देखा सामने अपने, यही तुरंत बना दिया। तो आप इस चीज को समझ लीजिए या आप इस चीज को याद कर लीजिए कि हमेशा हमारा जो थर्ड एंगल का होगा इस तरीके से बनेगा, गोला जो हमारा होगा वो माइनर डाई के पास होगा, और फर्स्ट एंगल में गोला जो हमारा होगा मेजर डाई के पास होगा। क्लियर? तीसरा एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा मुझसे क्लास में भी पूछा जाता है और आप लोग मैसेज भी करते हो, मेल भी करते हो, कि हम ये कैसे पता चलाएं कि हमारा ये जो व्यू दिया हुआ है ये फर्स्ट एंगल में है कि थर्ड एंगल में है। 2 मिनट में ये समझ में आ जाता है आपका। आप बस एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी हमारे व्यू फर्स्ट एंगल में दिया है या थर्ड एंगल में दिया है या साइड कहाँ बनेगा, प्लान कहाँ बनेगा, उसकी हमेशा 2 कंडीशन आप मान के चलिए। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले आप रफ में ये 4 क्वाड्रेंट जरूर बना लीजिए, ऐसे रफ पेंसिल से जल्दी से, यानी 2 प्लस के निशान बना दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपके हो गए। इसके बाद अगर वो कह रहा है कि इसको फर्स्ट एंगल में आप बनाइए, आपको व्यू दे दिए उसने और इनको बोला गया 1 का 3 करिए, आइसो से ऑर्थोमेटिक में बनाइए फर्स्ट एंगल में, तो मैं आपको बता रहा हूं, अभी पहले भी बताया कि फर्स्ट एंगल में हमेशा जो चीज जहां से देखी जाती है उसके अपोजिट में बनती है। और क्योंकि प्लान देखने का नजरिया कभी नहीं बदल सकता, प्लान हमेशा ऊपर से देखा जाएगा, इसलिए प्लान हमेशा मैंने बताया नीचे बनेगा। तो अब 2 कंडीशन है, नीचे बनेगा मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा या आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। 2 कंडीशन है आपकी, सही एक ही मानी जाएगी। आपको अभी मैं केवल जज करने के लिए कह रहा हूं कि रफ में जज कर लीजिए कि हमारा कौन से व्यू कहाँ बनेंगे। तो फर्स्ट एंगल की बात में प्लान हमेशा नीचे बनेगा, आइदर थर्ड में भी बन सकता है और फोर्थ में भी बन सकता है, लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही कंडीशन सही है। आप कैसे जस्टिफाई करें? अगर प्लान हमारा नीचे बनेगा तो हम बोलते हैं कि एलिवेशन हमारा हमेशा प्लान के साथ रहता है, यानी वाइसी वर्सा, प्लान नीचे तो एलिवेशन ऊपर, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन प्लान नीचे एलिवेशन ऊपर, ठीक। प्लान हमेशा राजा होता है, सिंगल चलता है, इसलिए उसके बगल वाली स्पेस खाली रहती है, आइडियल रहती है। तो ये स्पेस हमारी खाली हो गई और ये वाला स्पेस इधर खाली हो गया, और जो स्पेस अब बच रहा है, यानी इस कंडीशन में फर्स्ट क्वाड्रेंट, इस कंडीशन में सेकंड क्वाड्रेंट, यानी ये हमारा जो है साइड व्यू के लिए है, साइड। अब आप आ जाइएगा क्वेश्चन पेपर में। सपोज करिए क्वेश्चन पेपर आपका ये है, ये है क्वेश्चन पेपर आपका ये है, और वो कह रहा है कि हमने एलिवेशन ई इधर से दिखाया है, यानी फ्रंट हमने इधर से दिखाया है, साइड इधर से दिखाया है, प्लान ऊपर से दिखाया है। ये आपका मान लीजिए क्वेश्चन है कि एलिवेशन इधर से देखिए, साइड इधर से देखिए, प्लान इधर से देखिए, अब इसके व्यू बनाइए। ठीक है, अब हमें व्यू बनाना है, जैसा कि सामने आप देखिए प्लान हमेशा ऊपर से दिखाया जा रहा है, तो फर्स्ट एंगल में प्लान चला जाएगा नीचे, तो प्लान हमारे दोनों कंडीशन में देखिए नीचे ही बना हुआ है, प्लान हमारा दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर नीचे बना हुआ है, ये भी नीचे है, ये भी नीचे है, मगर कंडीशन इनमें से दोनों में से एक की सही है। तो अब क्या करना है, फिर से आप देखिए एलिवेशन कहां से दिखा रहा है, एलिवेशन वो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ से दिखा रहा है, स्वाइप हो जाएगा, एलिवेशन जस्ट अपोजिट चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आप देखिए इस वाली कंडीशन में हमारा एलिवेशन सेकंड क्वाड्रेंट में किस वाले केस में है, इस वाले केस में हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, प्लान नीचे एलिवेशन ऊपर, और साइड हमारा कहां से दिखा रहा है, साइड हमारा घड़ी के
6 से लेके 9 बजे वाले बीच में दिखा रहा है, तो यानी ये साइड रिवर्स होके चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि स्वाइप हो जाता है फर्स्ट एंगल में। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट माना जाएगा। और आपके जो व्यू आपको बनाने हैं वो इस तरीके से बनाने हैं, 4 लाइनें खींचिए, उसके बाद प्लान यहाँ बना दीजिए, एलिवेशन यहाँ बना दीजिए, साइड यहाँ बना दीजिए। ये हो गया दोस्तों फर्स्ट एंगल का। अब अगर थर्ड एंगल की आप बात करेंगे, थर्ड एंगल में भी आप रफ में मान लीजिए क्वेश्चन आपको थर्ड एंगल में ज्यादा पूछा जाता है, अगर पूछ लिया गया कि इसको थर्ड एंगल में बनाइए, तो आप इस तरह से लाइन खींचिए और फिर सेम क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नहीं बदला, अब वही सेम क्वेश्चन को उसने बोल दिया है कि जिस चीज को जहां से देख रहे हैं वहां बनाइए, यानी थर्ड में बनाइए। अब देखिए एलिवेशन आप फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ से देख रहे हो, साइड आप थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ से देख रहे हो, तो ये क्लियर है कि जो चीज जहां से देख रहे हो वही बना दीजिए। तो एलिवेशन आप यहाँ से देख रहे हो, साइड आप यहाँ से देख रहे हो, एलिवेशन आप यहाँ से देख रहे हो, साइड आप यहाँ से देख रहे हो। और प्लान हमेशा किसके साथ रहता है? प्लान आप एक चीज गांठ बांध दीजिए, प्लान हमेशा एलिवेशन के साथ ही रहेगा, जस्ट अपोजिट। यानी प्लान एलिवेशन के साथ यहाँ रहेगा, सॉरी एक ही कंडीशन है, प्लान यहाँ रहेगा, ये वाला आइडियल हो गया आपका। दूसरी सिचुएशन अगर आपकी होती तो आपका प्लान यहाँ होता, एलिवेशन यहाँ होता, साइड यहाँ होता। ठीक है, हर बार 2 सिचुएशन बनेंगी, लेकिन क्वेश्चन को देखते हुए जो भी आपका क्वेश्चन कहेगा उस हिसाब से आपको इन दोनों में से एक का ऑप्शन ले लेना। ये बहुत आसान है, आप समझ की दे रहे हैं कि फर्स्ट एंगल का साइन कैसा होता है, सेकंड एंगल थर्ड एंगल का साइन कैसा होता है, और एक बहुत बड़ा अहम रोल ये होता है कि ये व्यू बनेंगे किधर। तो आप बहुत बार मैंने बोला, आप फिर से एक बार जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट एंगल में जिस चीज को जहां से देखते हैं उसके अपोजिट बनती है, प्लान हमेशा ऊपर से देखा जाता है इसलिए प्लान हमेशा नीचे चला जाएगा। थर्ड एंगल में प्लान ऊपर से देखा जा रहा है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसलिए ऊपर ही बनेगा, इसलिए आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जिस चार व्यू में आपको ऊपर वाला हिस्सा सिंगल दिख जाए यानी वो ड्राइंग थर्ड एंगल में बनी है, जिस वाले व्यू में नीचे का हिस्सा सिंगल दिख जाए यानी वो ड्राइंग हमारी फर्स्ट एंगल में बनी है। बस दैट्स ऑल, इतना ही है। और इसके बाद मेरे पास कुछ समय बचा नहीं मैं आपको अभी पैराबोला, मैंने आपको अभी इलिप्स दिखाया है, पैराबोला बनाना भी दिखाना चाह रहा था, बहुत आसान था, मैंने बना लिया था। इसको जल्दी से बता देता हूँ कि 150 mm का होता है उसके। चलिए ये मैं अगली क्लास में बताऊंगा, निमी से आग्रह करूंगा अगर अगली क्लास शेड्यूल मुझे मिल जाता है तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्लास हमारी 5S, काइजन, 6 सिग्मा या इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनमें से होगी कोई भी। जो होगा आप लगातार निमी ऑनलाइन admission.in/zoom पे आते रहिए। और व्हाइट बोर्ड पे कुछ लोगों ने कहा है, मैं कोशिश करूंगा अगली बार व्हाइट बोर्ड पे क्लास लेता हूँ। कोई क्वेश्चन हो तो क्लास खत्म होने से पहले जल्दी से पूछ लीजिए। ritech.mourya@gov.in मेरा ईमेल आईडी है। आपको अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको उस चीज शेयर कर दूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ritech.mourya@gov.in। ठीक है, ritech.mourya@gov.in। इसकी वीडियो आपको निमी की साइट से यूट्यूब पे मिल जाएगी हफ्ते 10 दिन बाद। जल्दी से कोई क्वेश्चन अगर करना हो तो कर लीजिए, वरना निमी कभी भी इस क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं, हमारा सेशन पूरा हो गया है। आप डायमेंशन लाइन पे बहुत ज्यादा ध्यान दें क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इंजीनियर की परिभाषा है, ये किसी लेमैन की भाषा नहीं है। एक इंजीनियर लैंग्वेज है, इंजीनियर ही लिखता है, इंजीनियर ही समझता है। इसलिए लाइन जो यहाँ मोटी पतली है, इस लाइन का बहुत योगदान है। जो बीच में गैप वगैरह आप छोड़ते हैं, जरा सा आपको दिक्कत पैदा कर सकता है कि आपको सेंटर लाइन आपकी हिडन लाइन में परिवर्तित हो सकती है, आपकी डायमेंशन लाइन आपकी ऑब्जेक्ट लाइन में परिवर्तित हो सकती है, और आपकी एक्सटेंशन लाइन आपकी ऑब्जेक्ट लाइन में जा सकती है। इसीलिए एक पेंसिल अगर आपके पास है तो बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, बस आपको उसको तरीके से इस्तेमाल करना है। जहां पे पतली लाइन खींचनी है उसको हल्का शार्प कर लीजिए, जहां थिक लाइन खींचनी है उसको हल्का सा ब्लंट कर लीजिए। आप एक ही पेंसिल की सहायता से भी इस चीज को कर सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा मार्क्स लाने हैं तो कम से कम 2 पेंसिल तो रखिए। पेंसिल हमें लेनी है ऑब्जेक्ट पेंसिल, मैं जल्दी से बता देता हूँ। पेंसिल हमें ऑब्जेक्ट लाइन के लिए लेनी है HB पेंसिल, जो सबसे गाढ़ी होगी। डायमेंशन लाइन और एक्सटेंशन लाइन के लिए हमें 2H पेंसिल लेनी है, जो उससे कुछ हल्की होती है। और सबसे हल्की पेंसिल हमारी H होती है, जो कि 0.3 mm के पास थिकनेस बनाती है। इलिप्स दिखाया है
इलिप्स में दिखाता हूँ जल्दी से, कहाँ गया इलिप्स, ये ठीक है। बहुत आसान मेथड है। पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंगल पोजीशन में प्लान हमेशा नीचे रहता है और प्लान के साथ एलिवेशन रहता है। ये चीज बहुत आसान है, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता है जल्दी से, कि हमेशा जिस चीज को हम जहां से देख रहे हैं उसके नीचे कर दें, अपोजिट कर दें, और प्लान और एलिवेशन की दोस्ती कर दें, आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होगा। सर द वीडियो सेंड प्लीज सर। वीडियो नहीं है मेरे पास संदीप जी। निमी से आप डाउनलोड कर सकते हो, निमी ऑनलाइन एडमिशन .in/zoom। इस पे वीडियो आपको मिल जाएगा। एक हमारा यूट्यूब चैनल है निमी का, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पे सभी इंस्ट्रक्टर्स के वीडियो अपलोड हो रहे हैं धीरे धीरे। लॉकडाउन खत्म होते होते आपको सभी का मिल जाएगा। और ये इलिप्स आपका 10 नंबर का पूछा जाता है ITI में, और CTIs वगैरह में जो ड्राइंग का पेपर होता है उसके लिए आप आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक में इसको जरूरत पड़ती है, जनरली ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना समय दिया। और वंस अगेन हम निमी को एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हम लोग कुछ नया सीखने को मिला। थैंक यू निमी, थैंक